नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस में, जिसमें आज आप सब देखने वाले हैं एमए फर्स्ट सेमेस्टर होम साइंस की क्लास। और पेपर कौन सा है? पेपर आप सबका थर्ड है। पेपर थर्ड आपका बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न मैंने लाया हुआ है आप सभी के लिए। सभी महत्वपूर्ण प्रश्न को आप सब जरूर रिवीजन कर लेना, क्योंकि यहाँ से 5 नंबर आपके पक गए हैं। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पेपर थर्ड जो आपका विकास एवं लिंग है, जेंडर एंड डेवलपमेंट। तो कह सकते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न है। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो आप सभी के लिए अपलोड किया है, जो पेपर से पहले का वीडियो है। ठीक, पेपर से पहले इस सभी वीडियो को आप ज़रूर देख के जाएं, रिवीजन ज़रूर करके जाएं, क्योंकि यहीं से ही पेपर में प्रश्न फंसने वाले हैं। जैसा कि आप सबको पता है, मैंने पहले ही थंबनेल देख करके आपने क्लिक किया कि रट लो, पेपर में प्रश्न यहीं से आएंगे। जी हाँ बच्चों, पेपर में प्रश्न यहीं से आएंगे, क्योंकि ये आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही है। और जब सिलेबस के अकॉर्डिंग है तो सिलेबस से हटके तो प्रश्न आएगा ही नहीं। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, जो पहली बार चैनल पर जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक अवश्य करें। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न हमारा कह रहा, इससे पहले भी मैंने कई वीडियो में बताया हुआ है, लिंग एवं विकास के बारे में कई प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी हल किया है। ठीक, तो जो नहीं देखे हैं सभी जाकर के चैनल पर प्लेलिस्ट है, वहाँ से बहुत आसानी से देख सकते हैं। प्लेलिस्ट डाउनलोड कर लीजिए पूरा, उसमें एमए फर्स्ट सेमेस्टर की सभी क्लासें हैं और सभी क्लासें महत्वपूर्ण हैं। देखना, यहीं से ही प्रश्न आपके पेपर में आएंगे। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। और लास्ट में बच्चों कुछ जो महिला से संबंधित प्रश्न हैं वो पेपर में आ सकता है, उन सभी का भी हम रिवीजन करेंगे, इसलिए लास्ट तक बने रहें और वीडियो को बीच में स्किप बिल्कुल ना करें। ठीक, क्योंकि पेपर अब तक तो बहुत स्किप किया, अब स्किप किए तो पेपर में भी स्किप हो जाओगे। ठीक, तो इसलिए वीडियो स्किप ना करो, अच्छे से रिवीजन करो। देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, महिला सशक्तिकरण से संबंधित कुछ प्रमुख सरकारी योजनाओं के नाम लिखिए। बच्चों, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने महिला सशक्तिकरण क्या है ये बहुत विस्तार से पढ़ाया हुआ है, जाकर के जो नहीं देखे हैं जाकर के देख सकते हैं चैनल पर। तो प्रश्न हमारा था महिला सशक्तिकरण से संबंधित कुछ जो प्रमुख सरकारी योजनाएं हैं इनके बारे में। फर्स्ट योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। ठीक, सेकंड योजना है उज्ज्वला योजना, और थर्ड है प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना। उसके बाद 4 है स्वाधार गृह योजना। ठीक, 5 है वन स्टॉप सेंटर। 6 है प्रधानमंत्री महिला शक्ति केंद्र योजना। ये सारी योजनाएं इम्पॉर्टेंट है, ये आपके पेपर में भी आ सकता है, आईएमपी करके याद कर लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये आपके पेपर में ज़रूर पूछा जाएगा। ठीक, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट बनता है कि जो पीरियड पॉवर्टी है वो क्या है। पीरियड पॉवर्टी, तो पीरियड पॉवर्टी मासिक धर्म को ठीक से प्रबंधित करने के लिए आवश्यक स्वच्छता उत्पादों, मासिक धर्म, शिक्षा और स्वच्छता एवं साफ सफाई सुविधाओं तक पहुँच की कमी को इंगित करती है। ये पीरियड पॉवर्टी जो होती है, ये इसका मतलब होता है कि आप सबको पता है जो मासिक धर्म होता है, आपका पीरियड होता है, अन्य जगहों पर अन्य अन्य नामों से भी जाना जाता है। इसकी साफ सफाई, स्वच्छता और मासिक धर्म के प्रति शिक्षा, इन सभी की जानकारी इंगित करना, कमी को दूर करने के लिए, यही सब आपका पीरियड पॉवर्टी कहलाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है रिंग द बेल। रिंग द बेल क्या है बच्चों? रिंग द बेल आपका है नवीन संचार माध्यम के उपयोग से बेल बजाओ एक ऐसी राष्ट्रीय अभियान है जिसकी पहुंच से पूरे भारत में यह अभियान महिला एवं बाल विकास मंत्रालय अभियान, राजदूत और फिल्म स्टार जो ओमेन ईरानी के समर्थन से अगस्त 2008 में शुरू किया गया। यह एक घरेलू हिंसा विरोधी अभियान है। ये मूवी तो मैंने देखी नहीं है फिलहाल, तो होगी, अच्छी ही होगी, क्योंकि ये आपका महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा है। ठीक, तो रिंग द बेल वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये योजना क्या है देखते हैं, कब पारित हुआ था। ठीक,
माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जन्म पर बच्चों में लिंगानुपात में गिरावट की समस्या तथा जीवन चक्र की सततता में महिलाओं और लड़कियों के सशक्तिकरण से संबंधित मुद्दों पर ध्यान देने के लिए ही इसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 22 जनवरी 2015 को पानीपत, जी हाँ, हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना शुरू की गई थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका परिवार का अर्थ एवं परिभाषा। बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है। आप तो परिवार में रहते हो, पर क्या आपको पता है परिवार का अर्थ क्या होता है? तो अभी तक जो लाइक नहीं किए हैं वो लाइक अवश्य कर लें। तो देखते हैं परिवार का अर्थ। परिवार मानव समाज की प्राचीनतम तथा आधारभूत इकाई है, जिसमें बच्चे, युवा, वृद्ध सभी मिलजुल कर निवास करते हैं। ठीक, परिवार को अंग्रेजी में फैमिली, जी हाँ, फैमिली कहते हैं, जो फैमलस से उत्पन्न हुआ है। किससे उत्पन्न हुआ है? फैमिली, फैमलस से। परिवार प्लस जिसे हम फैमिली कहते हैं, इसे हम फैमलस से उत्पत्ति हुई है। ठीक, परिवार की, फैमिली की। ठीक, क्लेयर ने कहा, क्लेयर के अनुसार परिवार से हम संबंधों की वह व्यवस्था समझते हैं जो माता पिता तथा उनके संतानों के मध्य पाई जाती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है परिवार की विशेषताएं बताइए। तो परिवार की निम्नलिखित विशेषताएं। फर्स्ट होता है स्थायी होता है, लैंगिक संबंधों पर आधारित होता है, पालन पोषण तथा भरण पोषण के लिए उत्तरदायी होता है, बच्चों की प्राथमिक पाठशाला भी होता है ना। प्राथमिक पाठशाला क्या होता है? आपकी फैमिली होती है, परिवार होता है। और नेक्स्ट आता है मानव समाज की आधारभूत इकाई है, एकात्मक तथा संयुक्त दोनों ही रूप में पाया जाता है। आई होप यहाँ तक आपने बहुत अच्छे से समझा। आगे बढ़ते हैं। रक्त संबंधों पर आधारित होता है। फैमिली क्या होती है? ये भी एक विशेषता होती है कि यहाँ पे रक्त से संबंधित सभी पार्ट, सभी माता पिता, दादा दादी, भाई बहन सब लोग रक्त से संबंधित होते हैं, रहते हैं। ठीक, निवास करते हैं परिवार में। स्त्री पुरुष दोनों ही की महत्ता होती है, जिससे लैंगिक भेदभाव की कमी आती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जेंडर लेवलिंग क्या है? जेंडर लेवलिंग वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि आप जेंडर पढ़ रहे हो, जेंडर डेवलपमेंट, तो जेंडर लेवलिंग के बारे में पता होना चाहिए। लिंग पहचान की प्राप्ति के लिए लिंग पहचान की प्राप्ति के लिए यह आवश्यक है कि बच्चे यह समझें कि स्वयं सहित प्रत्येक व्यक्ति या तो पुरुष है या महिला है। लिंग पहचान का आकलन करने वाले उपायों के बच्चों की खुद को और दूसरों को निर्दिष्ट करने के लिए लेबल को समझने और सही प्रकार से उपयोग करने की क्षमता का परीक्षण किया है, जिससे क्या हुआ? जेंडर लेबलिंग या लिंग लेबलिंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है लिंग संबंधी क्या है? लिंग संबंध क्या है? तो लिंग संबंध क्या है? लिंग संबंध उन पुरुषों और महिलाओं के बीच संबंधों का उल्लेख करता है जो सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक, धर्म या सामाजिक रूप से स्वीकार किया जाते हैं तथा समाज द्वारा सोचने या होने पर निर्धारित होते हैं। ठीक, यही आपका लिंग का संबंध कहलाता है। महिला शिक्षा क्या है? महिला शिक्षा उत्तर आंसर देखते हैं। महिला शिक्षा के अंतर्गत महिलाओं की शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, संवेगिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक एवं नेतृत्व क्षमता तथा शक्तियों का विकास किया जाता है, जिससे क्या होता है? वे अपनी व्यक्तिगत क्षमताओं का भरपूर प्रयोग करते हैं। वे स्वयं तथा राष्ट्र के लिए भी उपयोगी होती हैं। ओके, तो आपने बहुत अच्छे से समझा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये देख लेना बच्चों, आपके पेपर में और से पूछा जाएगा। IMP करके याद कर लेना, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, तो इसे देखें, सेक्स जिसे हम प्रालिंग बोलते हैं, जेंडर जिसे सालिंग बोलते हैं। आपको सेक्स और जेंडर में डिफरेंट क्या होता है ये जानना है। ठीक, तो जेंडर क्या है और सेक्स क्या है? तो सेक्स जो होता है बच्चों, वो जैविकीय या शारीरिक है, या औरत और मर्द के जननांगों से स्पष्ट हो जाता है। स्त्रियां गर्भ धारण करती हैं और बच्चों को दूध पिलाती हैं। ठीक, ये सेक्स प्रालिंग है। जबकि जेंडर होता है जो सामाजिक, सांस्कृतिक है। इसका संबंध पुरुषोचित, स्त्रियोचित गुणों, व्यवहारों के तरीकों, भूमिका आदि से होते हैं। ठीक, ये तो आपका मेल फीमेल है ना, बताता है। लेकिन यहाँ पे जेंडर होता है, वो बताता है कि उसके अंदर वो मेल है या
फीमेल है उसके गुण व्यवहार ही बताते हैं, उसकी भूमिका बताती हैं कि ये किस जेंडर से बिलोंग करता है। सेक्स प्राकृतिक की देन होती है, जबकि जेंडर सामाजिक और सांस्कृतिक है जिससे समाज बनाता है। ठीक, सेक्स स्थायी होता है जबकि जेंडर परिवर्तनशील होता है, वो बदल भी सकता है ना, कोई लड़का लड़की भी बन सकता है, लड़की लड़का भी बन सकता है। ठीक, हर जगह वह समय शारीरिक रूप से स्त्री व पुरुष के वहाँ अंग होते हैं। ठीक, क्या होते हैं, वही अंग होते हैं। यह समय जेंडर में क्या होता है, यह समय के साथ, संस्कृति के साथ और परिवार और जाति के साथ बदल जाता है, जबकि सेक्स को बदला नहीं जा सकता, जेंडर को बदला जा सकता है। ठीक, तो आई होप आपने सेक्स और जेंडर के बारे में बहुत अच्छे से जाना, और अगर डिफरेंट आ जाता पेपर में तो आप बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, यहाँ से प्रश्न जरूर बनेगा आपके पेपर में, किसी एक टॉपिक पर पूछा ही जाने वाला है प्रश्न, आप याद कर लेना, बढ़िया से रिवीजन कर लेना। ठीक, मध्यकाल में महिलाओं से संबंधित कुछ ऐतिहासिक कुप्रथाओं के बारे में बताइए। तो मध्यकाल में जो महिलाओं से संबंधित ऐतिहासिक कुप्रथाएं थी, कौन कौन सी, पर्दा प्रथा, बाल विवाह, दहेज प्रथा, ये सभी क्या थी, कुप्रथाएं ही थी। तो देखते हैं आगे। मध्यकाल 7वीं शताब्दी के अंत में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया। ठीक, जिसके साथ ही देश में मुसलमान शासकों का प्रभुत्व बढ़ने लगा। सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम मुस्लिम यहाँ आए थे अपने देश में। फिर इसी युग ने विदेशी आक्रांताओं से बचाने के लिए स्त्रियां जौहर की अग्नि में भस्म होने लगीं। इस युग में अनेक कुप्रथाओं का जन्म हुआ। इनमें पर्दा प्रथा, बाल विवाह, सती प्रथा, बांझ जैसी कुरीतियों ने समाज को चारों ओर से जकड़ लिया। ठीक, फिर उसके बाद पर्दा प्रथा क्या था देख लेते हैं। मुगलों के आगमन के पश्चात सुरक्षा की दृष्टि से कुछ कुलीन वर्ग के लोगों ने पर्दा प्रथा को अपनाया। धीरे धीरे समाज के अन्य वर्गों ने भी इसका अनुसरण किया और सभी महिलाएं पर्दा करने लगीं। ठीक, बाल विवाह क्या है, यद्यपि इस कुरीति का प्रारंभ बहुत पहले हो चुका था, तथापि मध्यकाल में यह बर्बरता की स्थिति थी। बाल्यावस्था में विवाह के कारण अधिकांश लड़कियों को प्रथम प्रसव काल में ही मृत्यु हो जाती थी, और बाल्यावस्था में स्त्रियों का विधवा हो जाना उनके संपूर्ण जीवन के लिए अभिशाप बन जाता था। ठीक, आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं इन सभी को। विधवाओं की स्थिति भी आपको पता है, पढ़ते आ रहे हैं, फिलहाल देख लेते हैं। कम आयु की बच्चियों का विवाह अधेड़ तथा वृद्ध से होना आम बात थी, जिनके कारण समाज में विधवाओं की संख्या बढ़ने लगी, और समाज में विधवाओं को पुनर्विवाह का अधिकार प्राप्त नहीं था, बल्कि विधवा होने के पश्चात उन्हें धर्म सम्मत ढंग से जीवन व्यतीत करने का निर्देश दिया जाता था। इन निर्देशों में बाल मुंडवा दिया जाना, सफ़ेद धोती पहनना, तामसिक भोजन न करना, जीवन के आमोद प्रमोद से दूर रहना आदि शामिल था। कई बार विधवाएं अपने ही परिवार के पुरुष की कुदृष्टि का भी शिकार बन जाती थीं। अपनी इस स्थिति की कल्पना करते हुए कई बार स्त्रियां स्वयं ही पति की चिता में कूदकर प्राण त्याग देती थी। ठीक, सती प्रथा क्या है, यह भी आपको बहुत अच्छे से पता है। अभी मैंने बताया कि चिता पर कूद जाती थी, वहीं पर ये सती हो जाती थी अपने पति की चिता के साथ। ठीक, तो आई होप आपने बहुत अच्छे से समझा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आप सभी का पेपर बहुत अच्छा हो, पढ़ते रहें, मस्त रहें। जय माता रानी।